वेलकम टू ओनली यूपीएससी। दोस्तों, आज हम मिलिट्री कू को डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आर्टिकल को लेके आके हम डिस्कस करते रहेंगे। और मेरे चैनल पे अब यूपीएससी और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, कू का क्या मतलब होता है। देखो, कू का मतलब होता है तख्ता पलट। जब इनलीगल तरीके से सत्ता को छीन लिया जाता है तब उसे कू कहते हैं। और म्यांमार में यह काम मिलिट्री के द्वारा किया गया है, तो इसलिए इसे म्यांमार कू कहा जा रहा है। तो अब हम जो है डिस्कस करते हैं इसके मेन बैकग्राउंड को कि क्या है क्या नहीं है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सो अब डिस्कस करते हैं। पहले हम बेसिक को डिस्कस करते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के साथ म्यांमार भी आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। और ये कू कैसे देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में जो है नहीं देखने को मिल रहा है। इंडिया भी डेमोक्रेसी है इंडिया में, और म्यांमार में भी डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है, इंडिया में कैसे देखने को नहीं मिल रहा है, ये कू क्या है, इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, कोई पहली बार नहीं है कि म्यांमार में जो है कू देखने को मिला हो। सबसे पहले 1962 में कू देखने को मिला था म्यांमार में। कुल 3 बार जो है कू हो चुके हैं म्यांमार में। देखो, म्यांमार में संविधान 2008 में लागू किया गया था। तो जो सूकी हैं, ये सूकी हैं, सूकी की एक पार्टी है एनएलडी, इन्होंने इसका विरोध किया था। क्यों भाई, संविधान लागू होने से इन्होंने क्यों विरोध किया? देखो, इन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे बातें थी जिनको लेके ये विरोध कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ के संविधान में 25% सीटें जो है मिलिट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है इलेक्शन में। अब आप लोग सोच सकते हैं, किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। 25% सीटें जो है मिलिट्री के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। उसके बाद कितना बच रहा है? 75% सीटें बच रही है। 75% सीटों पर भी ये जो मिलिट्री है इनकी पार्टी इलेक्शन को लड़ती है। तो इसीलिए ये विरोध कर रही थी। विरोध ही नहीं कर रही थी, इनफ 2010 में इन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इनकी पार्टी ने। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो भी जो कुछ हुआ हुआ, थोड़ा बहुत है देखते हैं। तो 2015 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और 2015 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये जीत गई, एनएलडी की पार्टी जीत गई। लेकिन इनके पास सिटीजन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था इनके डॉक्यूमेंट में, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। तो अब हुआ क्या है? देखो, अब जो है अगले साल चुनाव हुआ था। तो जो मिलिट्री की पार्टी है, ये लोग आरोप लगा रहे थे कि चुनाव में धांधलीबाजी हुई है। तो चुनाव में धांधलीबाजी हुई है, ये बार बार आरोप लगा रहे थे। तो मिलिट्री आती है और सबको डिटेन कर लेती है। और डिटेन करके कहती है कि जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक सत्ता हमारे हाथों में रहेगी। तो इस प्रकार से म्यांमार में ये कू देखने को मिला है। तो मिलिट्री के द्वारा ये कू किया गया है, इसलिए इसको मिलिट्री कू कहा जा रहा है। तो आप लोग बेसिक को समझ लिए होंगे। अब हम इसके डिटेल को समझते हैं कि हमको एग्जाम में इसको कैसे फेस करना होगा अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो। देखो, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कोई पहली बार यहाँ पे कू नहीं हुआ है, तीसरी बार कू देखने को मिल रहा है म्यांमार में। हालांकि म्यांमार की सेना के अधिकारियों ने बचाव में इसे तख्ता पलट कहने से इनकार किया है, लेकिन तख्ता पलट ही कहा जाएगा ये। पाकिस्तान में भी ऐसे देखने को मिलता है। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने हाथों में वहां का शासन सत्ता लेकर चलाती है। तो देखो, तो वहां के कमांडर इन चीफ है मीन आंग, ये अब वहां के जो है वहां के सत्ता को संभाले हुए हैं, अपने हाथों में अब वहां के सत्ता को ले लिए हैं जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। देखो, म्यांमार में किस प्रकार से राजनीति हो रहे हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। आप लोग को भी पता है, सत्ता के लिए हर कोई लालची होता है। वही देखने को मिल रहा है म्यांमार में। वहां की मिलिट्री चाह रही है कि सत्ता हमारे हाथों में हो, और एनएलडी की पार्टी चाह रही है कि सत्ता हमारे हाथों में हो। तो वही इस समय चल रहा है वहां पे। पहला हम लोग देखते हैं जुटा हुआ दोहरा मापदंड।
जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 2008 में म्यांमार में संविधान लागू हुआ था, और जब संविधान लागू हुआ था तो सू की इसका विरोध कर रही थी कि जो है क्यों विरोध कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमने समझाया भी है कि संविधान में कुछ ऐसे चीजें लिखी हुई हैं जिसको लेकर सू की पार्टी एनएलडी जो है इसका विरोध कर रही है। एनएलडी विरोध कर रही है कि 25% जो सीटें हैं वो आर्मी के लिए फिक्स कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। उसके बाद जो 75% सीटें बच रही हैं, 75% सीटों पे भी इनकी एक पार्टी है, मिलिट्री की पार्टी है, वो इस पर जो है इलेक्शन को लड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है उस प्रोविजन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को लेकर सू की विरोध कर रही थी। उसके बाद ये सोची चलो भाई जो कुछ भी है इसको ही देख के लड़ा जाए। तो 2015 में वो इलेक्शन को लड़ी और जीत भी गई। जीतने के बाद वो शासन कर रही थी। उसके बाद अगले साल चुनाव हुआ म्यांमार में। तो म्यांमार में जब चुनाव हुआ तो आर्मी की जो दूसरी पार्टी है ये बार बार जो है आरोप लगा रही थी कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई। इसको लेकर बहुत सारे रैलियां और धरना हुए। उसको देखते हुए मिलिट्री आई और जो एनएलडी के नेता लोग थे और सूकी को इनको डिटेन कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले लिया कि भैया जब तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक सत्ता हमारे हाथों में रहेगी। देखो जब भी म्यांमार में कू होता है ना तो ये किसी विदेशी या अंतरराष्ट्रीय शक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने देती हैं, ये अपने ही निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। देखो ये कैसे हो रहा है क्या है। देखो सबसे ज्यादा जो म्यांमार है ना वहां पे बुद्धिस्ट की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अल्पसंख्यक को लेकर या समुदाय को लेकर के वहां पे भी ये देखने को मिलता है। कैसे? देखो जो बुद्धिस्ट है ना ये जो है वहाँ की स्ट्रांग पावर को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश स्ट्रांग हो मिलिट्री से संबंधित। तो इसीलिए वहाँ पे बार बार कू देखने को मिलता है। और हालांकि कुछ बुद्धिस्ट और समुदाय के लोग हैं जो एनएलडी के सपोर्ट कर रहे हैं एनएलडी को, लेकिन आपको भी पता है कि मिलिट्री के पास पावर है, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी अगर छोटा मोटा कुछ हो रहा है दबाव पड़ रहा है तो उसको वो दबा सकते हैं। इसीलिए जो है वहाँ के समुदाय में ज़्यादा आंदोलन वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, इसको लेके ज़्यादा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इस प्रकार की राजनीति म्यांमार में देखने को मिल रही है। इसके मुद्दों से जुड़े सार को अब हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने हालांकि पहले ही डिस्कस कर लिया है कि चुनाव हुआ था और कैसे हुआ था, कैसे वहाँ के शासन को अपना लिया गया वहाँ के एक मिलिट्री जनरल के द्वारा, और जो है कैसे वहाँ के जितनी भी पार्टी एनएलडी के पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग थे उनको डिटेन कर दिया गया। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम वैश्विक प्रक्रिया को देखते हैं कि अदर कंट्रियां अपना किस प्रकार से रुख व्यक्त की हैं इस कू को लेकर के। देखो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बात करें तो इन्होंने कहा है कि तख्ता पलट यानी कि कू की विफलता सुनिश्चित करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है यह पर्याप्त दबाव बनाने की बात कही है। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है। देखो चीन और रूस ने टाल मटोल रवैया अपनाया है इसको लेकर के। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है, अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध किया हुआ है। देखो इंडिया का क्या बात है ना, इंडिया को अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इंडिया को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रुख होना चाहिए इंडिया का। लेकिन इंडिया ने भी टाल मटोल की बातें कही हुई हैं, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया ने इसका विरोध तो नहीं किया है खुल करके, लेकिन इंडिया ने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसको जो है जल्द से जल्द सही करना चाहिए। और इंडिया ने ऐसा क्यों कहा, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले इंडिया क्या करता था, पहले इंडिया जो है डेमोक्रेसी का साथ देता था, और म्यांमार का भी पहले जो है इंडिया विरोध किया करता था क्योंकि मिलिट्री ही शासन किया करती थी वहां पे। तो इस रवैये से क्या हुआ ना, म्यांमार हमारे हाथों से निकल गया। और चाइना क्या किया ना, चाइना म्यांमार पे अपना जो है कब्जा अपना लिया। ऐसे बहुत सारे कंट्रियों पे चाइना जो है अपना कब्जा अपनाता गया। तो जो हमारी रणनीति पहले थी ना उसको हमको अब बदलना पड़ा, क्योंकि चाइना अदर कंट्रियों पे हावी होता जा रहा था।
इसी को देखते हुए अब इंडिया जो है सीधे किसी चीज का जो है विरोध नहीं करता है। कल को हालांकि वहां पे जो है मिलिट्री की भी पार्टी है तो वो भी शासन में आ सकती है। इसको देखते हुए इंडिया को बयान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का ऐसा बयान ना दे कि किसी का जो है मतलब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में नुकसान हो जाए। और म्यांमार जो है अब इंडिया के करीब इतना आ गया है ना कि वो जो है देखते हुए चाइना के करीब और चला जाए। इस प्रकार का रवैया हमको अपनाना चाहिए और वही इंडिया कर भी रहा है। तो हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ये कू क्या है और कैसे है। अब हम वे ऑफ फॉरवर्ड देखते हैं। देखो सबसे पहले वे ऑफ फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच अंतर को कम करना कैसे। देखो म्यांमार के लोगों के बीच जो है सांप्रदायिक विभाजन को देखते हुए इस निष्कर्ष को हमको देखना चाहिए कि वहां पे टट्टा पलट देखने को मिल रहा है। तो वहां के जो समुदाय है ना उनके बीच जो है अंतर कम करना चाहिए, वहां इक्वलिटी लानी चाहिए। देखो वहां बुद्धिस्ट की संख्या ज्यादा है और समुदाय और रोहिंग्यों को लेके हमेशा प्रदर्शन और जो है केसेस देखने को मिलते ही रहती है, तो उसको कम करना चाहिए। ठीक है। देखो सेकंड, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा जातीय अल्पसंख्यक जो हैं यानी कि मतलब विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग में जो रहते हैं उनको जो है घरेलू हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। तभी जो है इस प्रकार की कू देखने को कम मिलेगा जब सारी जनता सरकार के प्रति जो है सॉरी मतलब सरकार जनता के प्रति जवाबदेही जब तक नहीं होती है तब तक इस प्रकार का कू जो है ज्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, प्रतिबंधों की धमकी देना समाधान नहीं है। देखो अमेरिका बार बार जो है सेंसेक्स लगा दिया करता है। तो ये जो कू हुआ है म्यांमार में, इसको लेके अमेरिका वहाँ के जो मिलिट्री जनरल हैं उनको ऊपर सेंसेक्स लगाने की बात कही हुई है, म्यांमार पे सेंसेक्स लगाने की बात कही हुई है। तो देखो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पहली बार लग रहा है, इनके ऊपर पहले भी अमेरिका लगा चुका है सेंसेक्स। तो ये देखो बार बार किसी कंट्री के ऊपर सेंसेक्स लगाना ये उचित नहीं है, ये किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सेना की आलोचना करने से बचना चाहिए। देखो क्यों बचना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जो यहाँ की मिलिट्री है ना, ये म्यांमार के लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। देखो वहां म्यांमार को आजादी दिलाने में मेन रोल मिलिट्री का ही था, और आजादी दिलाने में ही नहीं, वहाँ के डेवलपमेंट में, वहाँ के सोसाइटी में किस प्रकार से डेवलपमेंट लाना चाहिए, इन ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जहाँ पे मिलिट्री अपना रोल अपनाती है। इस बात को हम और आप नहीं, सू की जो वहाँ की एनएलडी की पार्टी है वो भी मानती हैं। लेकिन उनका कहना है कि भैया देखो जो मिलिट्री है ना, इसको अपॉलिटिकल होना चाहिए, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की मिलिट्री है वो कहती है नहीं, जो पावर है ना उससे मिलिट्री का लेना देना होना चाहिए। और आपको भी पता है आजकल पावर को लेके बहुत ज़्यादा मार हुआ करती है। तो हमने मिलिट्री कू को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।